यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो ऑल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन जोरदार चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों का मेरे को एक डाउट आ रहा था। बच्चे पूछ रहे थे कि सर, है ना, एक टीडीएस टॉपिक है जो हमारे इंटरमीडिएट में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो सर बेटर रहेगा। अब मेरे से हर किसी बच्चे ने तो क्लास नहीं ले रखी है, बहुत सारे बच्चों ने अदर टीचर से क्लास ले रखी है, सब टीचर बहुत अच्छे हैं। अब एक चीज समझना, बच्चों ने मुझे ये पूछा कि सर टीडीएस टॉपिक में हमको डाउट आता है, और आजकल मैं बताऊं आईसीआई जो है वो टीडीएस टॉपिक को ज्यादा वेटेज दे रही है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम का ट्रेंड देखोगे तो पिछले कुछ पेपर देखोगे, 6-7 पेपर, तो उसमें टीडीएस टॉपिक की वेटेज है उसको बढ़ा दिया गया है, और टीडीएस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछ रहे हैं, एज वेल एज द आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसमें भी टीडीएस की इंप्लीकेशन आ जाती है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर क्यों ना आप टीडीएस टॉपिक हमको प्रोवाइड कर लो, जिससे कि हमारा ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यस, आपको मैं अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं, और वो अमेंडमेंट लेक्चर आप देखोगे उसमें भी 2-2.5 घंटे का तो सिर्फ टीडीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट है। तो मैं आपके लिए, सब लोगों का रिक्वेस्ट था, इसके लिए मैं पूरा टीडीएस का पूरा टॉपिक मींस होल टॉपिक करके, ठीक है, जिसमें 100% टीडीएस का कवरेज है, वो मैं आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं। टोटल 4 लेक्चर है, मींस अप्रोक्स अगर आप 2.5 घंटे का एक लेक्चर समझते हो तो टोटल 10 घंटे का है, वो सिर्फ टीडीएस टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। और इस टीडीएस टॉपिक में अब बच्चों का डाउट ये रहेगा कि सर हमारे पास तो आपकी बुक नहीं है, क्योंकि आपने तो अपनी बुक से पढ़ाया होगा, और हमारे पास आपकी बुक नहीं है। डोंट वरी, मैंने ये टॉपिक जो है वो लिखवा के करवाया है। मैं आपके पास मेरी बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे ही कोई टॉपिक हो जाएगा, मैं कोई भी सेक्शन होने के बाद उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो वो क्वेश्चन ये आईसीआई के मॉड्यूल से मैं डिस्कस करने वाला हूं, और आईसीआई का मॉड्यूल जो है वो आपके पास में होना चाहिए। बाकी मेरी बुक नहीं है आपके पास, चलेगा, आपके पास एक नोटबुक और होनी चाहिए, और जो जो मैं लिखवाते जाऊं वो आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊं आप नोटबुक में लिखते जाना। मैं बताऊं ये टॉपिक जो है वो आपका बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, सो हम स्टार्ट करते हैं आपका टीडीएस और टीसीएस टॉपिक। ये टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, बहुत सारे लोगों को तो टीसीएस पता नहीं होगा। तो इस टॉपिक में हम टीडीएस भी पढ़ेंगे, टीसीएस भी पढ़ेंगे, और मैंने एग्जॉस्टिव कवरेज किया हुआ है इंटरमीडिएट के लिए। हम चालू करने वाले हैं आज टीडीएस और टीसीएस। तो आप अपनी एक नोटबुक लेके बैठो, और साथ साथ में ये मॉड्यूल जो आईसीआई का है वो लेके बैठो। मैं आपका ये पूरा टॉपिक है वो मैं प्रिपेयर करवाने वाला हूं, ठीक है। चलो, थैंक्स अलॉट पीपल। अब अपन चालू करते हैं टीडीएस। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ मुझे। यस, आवाज आ रही है आपको। सुप्रभात सृष्टि, यस, गुड मॉर्निंग। या अनुश्री बोलो बेटा, अनुश्री बोलो बेटा, बोलो। और आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं, दैट इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक, अमेजिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, ओनली 44 लेक्चर हुए हैं ना? यस, 44 हुए हैं, 50 होंगे आपके। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम। और आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, और आपको इसको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज रहता है, एग्जाम में इसका कवरेज रहता है। और आजकल का ऐसा ट्रेंड है, जब इंस्टीट्यूट है वो इस टॉपिक से क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछने लग गई है। तो आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक बड़ा ढंग से आपको पढ़ना है। और मैं ये टॉपिक आपको लिखवा के करवाने वाला हूं, जैसा मैं हर टॉपिक आपको अभी तक मैंने लिखवा के करवाया है, तो ये टॉपिक भी मैं आपको लिखवा के करवाऊंगा, जिससे कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो ढंग से बैठे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने एडवांस टेक्स्ट पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने एडवांस टेक्स्ट पढ़ा था। लाइक एडवांस टेक्स्ट क्या होता है, कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में एडवांस टेक्स्ट में आपको एडवांस टेक्स्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। 4 इंस्टॉलमेंट थी, पहले 15%, फिर 45%, फिर 75%, फिर 100%, और उसके बाद में मैंने आपको एक लेक्चर और रिकॉर्डेड दिया था, जिसमें मैंने आपको इंटरेस्ट पढ़ाया था 234 ABC का। आज हम जो सीखने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। सबसे ऊपर हेडिंग दे दो, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हेडिंग दे दो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और जिसको अपन प्यार से बोलेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ, यस पीपल, सो नाउ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पहली चीज तो सर ये टीडीएस होता क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात समझना, ये कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी क्या करती है, किसी पर्सन को पेमेंट करती है। फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राकेश, और हमने क्या किया, मिस्टर राकेश, ये वाला बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राकेश, और राकेश को हमने कुछ पेमेंट किया। तो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो राकेश को मान लो कुछ पेमेंट करती है और उसको कुछ प्रोफेशनल फीस का पेमेंट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, टीडीएस कब कटता है कब नहीं कटता, तो समझने की कोशिश करना। पहली चीज हमेशा दिमाग में रखना कि टीडीएस में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक जो पेमेंट करता है उसका, और एक जिसको पेमेंट किया जाता है उसका। एक जो पेमेंट करता है उसका और दूसरा जिसको पेमेंट किया जाता है उसका। तो मैं बता दूं, इस एग्जांपल में बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसको अपन पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेयर बोलेंगे, इसको हम पेयर बोलेंगे, और राकेश जो है इसको हम पेई बोलेंगे, दैट इज पेई। पेई मतलब जिसको पेमेंट किया जा रहा है, पेयर मतलब जो पेमेंट कर रहा है। तो इस एग्जांपल में मुझे बताओ, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो पेयर है, मिस जो पे कर रहा है, और पेई कौन है, मिस्टर राकेश है। पहली चीज दिमाग में हमेशा रखना कि टीडीएस तभी कटता है जब इनकम आगे वाले के हाथ में टैक्सेबल है। मींस जो भी पेमेंट किया जा रहा है, इफ दैट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट, जो रिसिपेंट है वो रिसिपेंट के हाथ में टैक्सेबल है, मींस राकेश के हाथ में जो पेमेंट है अगर वो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटता है। जो टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटता है। अगर मान लो कुछ अमाउंट उसको मिलता है और वो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना कि सर जो टीडीएस है ना, वो टीडीएस जो है, मैंने बोला कि जब उसके हाथ में अगर इनकम टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना। एक और चीज समझना, क्या हर टाइप के पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? क्या हम कुछ भी पेमेंट करेंगे तो कुछ भी पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? क्या ऑल टाइप ऑफ पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? क्या आंसर इज नो, ऑल टाइप ऑफ पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटता। टीडीएस जो है वो टीडीएस सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पेमेंट से वहीं पे कटता है। देयर आर सम स्पेसिफिक पेमेंट और वहीं पे टीडीएस कटता है। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि हमने मान लो राकेश को प्रोफेशनल फीस दिया तो टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सेक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन आपने जब पेन ड्राइव खरीदा, हमको पेमेंट किया, क्या आपने हमारा टीडीएस काटा? आंसर इज नो, नहीं काटा। तो हर जगह टीडीएस नहीं कटता। टीडीएस इज डिडक्टेबल ओनली इन द सम स्पेसिफाइड पेमेंट, और कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट के बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे, वहीं पे टीडीएस काटना है, हर जगह टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर जब हम टीडीएस काटेंगे तो मान लो जैसे ये बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड पेयर है और राकेश है वो पेई है, तो टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस है वो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड काटेगा। किसका? मिस्टर राकेश का। जैसे फॉर एन एग्जांपल, राकेश को हमने 1 लाख का प्रोफेशनल फीस दिया, तो 1 लाख का प्रोफेशनल फीस दिया और मान लो यहां पे टीडीएस का रेट है वो 7.5% है, तो बेटा इसमें से 7,500 काट देंगे और बाकी का 92,500 है वो राकेश को पे कर देंगे। 92,500 है वो 92,500 हम राकेश को पे कर देंगे, और ये 7,500 का जो टीडीएस काटा है ये हम किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या करेगी? इसको गवर्नमेंट को पे करेगी और गवर्नमेंट के खाते में 7,500 डाल देंगे, और हम बोलेंगे कि ये राकेश का टीडीएस हमने काटा है और गवर्नमेंट को जमा करवाया। राकेश जब भी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, राकेश जब भी अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो क्या करेगा? राकेश जो है वो जब भी अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो 7,500 का जो टीडीएस हमने काटा है उसका राकेश क्या ले लेगा? क्रेडिट ले लेगा।
उसका जो राकेश है वो राकेश क्या ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा। जैसे कल मैंने आपको एडवांस टैक्स में सिखाया था कि रिटर्न फाइल करते टाइम क्या करते हैं, हम टोटल इनकम लेते हैं, उस पर टैक्स निकालते हैं, टैक्स में से टीडीएस लेस करते हैं, एडवांस टैक्स लेस करते हैं, अगर एएमटी क्रेडिट है तो वो लेस करते हैं, और जो भी बचेगा वो फिर हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये 7,500 का फिर राकेश क्या ले लेगा, क्रेडिट। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ही आता है कि आप एक बात बताओ कि सर टीडीएस काटना कब है। टीडीएस कब काटना है, बेसिकली दो इवेंट होती है। एक तो होता है कि किसी भी का अकाउंट आप क्रेडिट करते हो, क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, और दूसरा इवेंट होता है आप उसको पेमेंट करते हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये दो इवेंट होती है, क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट। सर कौन से टाइम पे टीडीएस काटना है, टीडीएस कौन से टाइम पे काटना है, क्रेडिटिंग के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आज से मान लो 10 दिन बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया इंटरमीडिएट का। आपका जो सीए इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, और हमारी जो कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बीबी सर को मान लो कुछ प्रोफेशनल फीस देना है। बीबी सर का प्रोफेशनल फीस मान लो 50,000 बनता है आपको पढ़ाने का, तो 50,000 का प्रोफेशनल फीस है वो बीबी वर्चुअल्स जो है वो बीबी सर को देगी। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ ना, उन्होंने क्या किया, बीबी वर्चुअल्स ने मेरे अकाउंट में, मेरा अकाउंट क्रेडिट किया में से एक एंट्री पास की बुक्स में। और बुक्स में एंट्री क्या पास की, फॉर एन एग्जांपल मान लो 19 फेब 2021 को उन्होंने एक एंट्री पास की, और एंट्री पास की प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीबी, मींस प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीबी, और 50,000 से उन्होंने ये एंट्री पास कर दी। कौन सी डेट को, 19 फेब 2021 को। लेकिन मुझे पेमेंट अभी तक किया नहीं, मुझे पेमेंट जो है वो पेमेंट अभी तक किया नहीं। उन्होंने पेमेंट जो मुझे किया वो मान लो 15 अप्रैल 2021 को किया, और उस डेट को पेमेंट क्या किया, मिस्टर बीबी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मींस बीबी का टू बैंक और टू टीडीएस गवर्नमेंट को वगैरह डाला होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि सर टीडीएस काटना कब है। यहां पे क्या हो रहा है, इस इवेंट पे क्या हो रहा है, वो मुझे क्रेडिट कर रहे हैं, मींस क्रेडिट द पार्टी, और इस इवेंट पे क्या हो रहा है, मुझे पेमेंट हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि सर टीडीएस कौन सी डेट को काटना चाहिए, क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे काटना चाहिए या एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे काटना चाहिए। तो मैं बता दूं, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो पहले वाला इवेंट होता है वो पहले वाले इवेंट के टाइम पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो जैसे यहां क्रेडिट किया 19 फेब 2021 को और पेमेंट किया 15 अप्रैल 2021 को, टीडीएस काटना पड़ेगा 19 फेब 2021 को। मैं जिस डेट पे क्रेडिट किया जाता है किसी पर्सन का अकाउंट, तो जब आपने क्रेडिट किया या पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, तब आपको टीडीएस काटना है। तो इस एग्जांपल में बेटा 19 फेब 2021 को टीडीएस काटना है। लेकिन मैं बताऊं इसके टोटल आपके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, 5-6। कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, इधर देख, ध्यान देना सब लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। पहला तो इन केस ऑफ द सैलरी, सैलरी के केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा सिर्फ पेमेंट के टाइम पे। मतलब सैलरी अगर क्रेडिट किया तो क्रेडिट पे टाइम पे नहीं काटना, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है सैलरी के केस में। दूसरा, अगर आपको ईपीएफ से कोई पेमेंट मिलता है, ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आपको पता है हमने सीखा था सैलरी में आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और आरपीएफ में अगर 5 साल का सर्विस नहीं होता है तो आरपीएफ का अमाउंट टैक्सेबल होता है एम्प्लॉय के हाथ में। तो अगर वो अमाउंट टैक्सेबल है तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस कब काटना है, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे। तीसरा, अगर मैं बात करूं आरपीएफ ईपीएफ के बाद में, एक बात बताओ, आरपीएफ के साथ साथ मैंने आपको यूआरपीएफ भी पढ़ाया था, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से तो जब भी मैच्योरिटी रहती है, जब आप पैसा विड्रॉ करते हो तो टैक्सेबल होता था। तो भैया उस पे भी पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। उसके बाद में अगर आपका कोई विनिंग्स का अमाउंट है, तो किसका अमाउंट है, विनिंग्स का। विनिंग्स का मतलब होता है लॉटरी वगैरह लग गई। अगर आपका विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, विनिंग फ्रॉम लाइक लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम गेम शोज है, तो उसके केस में सिर्फ पेमेंट होगा, तभी आपका टीडीएस काटना है। उसके बाद में विनिंग के बाद में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। अब एक बात समझना, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसका मैच्योरिटी कभी कभी टैक्सेबल होता है, कभी एग्जेम्प्ट होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कब एग्जेम्प्ट होता है और कब टैक्सेबल होता है।
तो जो भी तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी रहता है उसमें भी आपको पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, एज वेल एज द आपका अगर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट हो जाता है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, तो कैपिटल असेट की आपका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है, उसका अगर आपको कंपनसेशन मिलता है तो वो कंपनसेशन पे टीडीएस है, वो सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना है। और लास्ट एक्सेप्शन दैट इज एक्सेप्शन नंबर 6 है, वो बोलता है कि अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ कर देते हो, और एक सेक्शन हुआ करती है 194M, और वो बोलती है कि टीडीएस काटना है सिर्फ एंड सिर्फ पेमेंट के टाइम पे। तो देखो बेटा, मैंने पहले तो आपको क्या बताया कि भैया देखो, हमेशा टीडीएस में दो पार्टी रहेगी, एक रहेगा पेयर और दूसरा रहेगा पेई। कौन काटेगा? पेयर काटेगा। किसका काटेगा? पेई का। तो पेयर काटेगा पेई का टीडीएस। अब एक चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है जब पेई के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल है। दूसरी चीज, टीडीएस काटना कब है? सर कब हम टीडीएस काटे? तो टीडीएस कब काटना है, या तो आप क्या करते हो, उसका अकाउंट क्रेडिट करते हो पेई का, या फिर उसको पेमेंट करते हो, विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, वो अर्लियर वाली इवेंट पे आपको टीडीएस काटना है। लेकिन बेटा इसकी कुछ एक्सेप्शन है 6, और इन एक्सेप्शनल केसेस में आपको टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे तभी आपको टीडीएस काटना है। ये 6 एक्सेप्शन है, और इन 6 एक्सेप्शंस में आपको टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। एक तो सैलरी के केस में, एक ईपीएफ के केस में, एक विनिंग के केस में, एक लाइफ इंश्योरेंस का मैच्योरिटी के केस में, एक तुम्हारा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट के केस में, एक तुम्हारा बैंक से जो कैश विड्रॉ करते हो उस पर कभी कभी टीडीएस कटता है। वो कब कटेगा, क्या कटेगा, वो अपन देखेंगे। तो ये बेटा 6 केस ऐसे हैं जिसमें आपको टीडीएस है वो सिर्फ एंड सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना है। अगर क्रेडिटिंग द पार्टी है उस टाइम पे आपको काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताओ, जो आगे वाला बंदा है, आप बोल रहे हो कि भाई टीडीएस है, वो टीडीएस काटना है इस पेई का, ठीक है। अब एक चीज समझना, सर जितनी भी टीडीएस की रेट हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम बहुत सारी टीडीएस की रेट्स डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं पे 10% की रेट है, कहीं कहीं पे 5% की रेट है, कहीं 2% की रेट है, कहीं 1% की रेट है, मान लो कहीं 30% की रेट है। तो सर एक बात बताओ, ये टीडीएस की जितनी भी रेट्स है, ये रेट्स फ्लैट रेट है? मींस ये फ्लैट रेट है कि भाई 10% से टीडीएस काटना है, मींस 10% से ही काटना है, या फिर इसमें हमको सरचार्ज और एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा? जैसे मैं सिखाऊंगा रेट के 10%, कहीं पे मैं सिखाऊंगा रेट इज 2%, कहीं मैं सिखाऊंगा रेट इज 1%, कहीं मैं सिखाऊंगा रेट इज 5%। तो सर एक बात बताओ, ये जितनी भी आप टीडीएस की रेट सिखाओगे, ये रेट्स जो है ये तुम्हारे लिए फ्लैट रेट है? मींस ये रेट जो है ये फ्लैट रेट है, या फिर इसमें आपको सरचार्ज या हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा? क्या ये फ्लैट रेट है या इसमें आपको सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा? राइट आंसर इज, मैं बता दूं, जितनी भी रेट्स है वो सब आपकी फ्लैट रेट है, उसमें आपको सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी भी रेट्स हम सीखेंगे, जो भी हम रेट सीखेंगे वो फ्लैट रेट है। मींस 10% मींस 10% से काटना है, 5% मींस 5%, 2% मींस 2%, 1% मींस 1%, और 30% मींस 30%। आपको ऐसा नहीं करना कि उसमें 4% एजुकेशन से सरचार्ज वगैरह को जोड़ना है, ऐसा नहीं करना। जो रेट्स है वो सब रेट्स फ्लैट रेट है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो ये बेटा कि अगर आप कभी भी एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करोगे और सैलरी के केस में टीडीएस काटना है, तो यहां पे आपको सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो और सैलरी पे टीडीएस काटोगे, तो सैलरी पे टीडीएस काटने के लिए अगर सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। सरचार्ज तो तभी करना पड़ेगा जब आगे वाले की इनकम जो है एम्प्लॉय की वो 50 लाख से ज्यादा है या 1 करोड़ से ज्यादा है, तब आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप पेमेंट करते हो किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को,
जब भी आप किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करोगे तो हमेशा आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करना पड़ेगा। मींस यू हैव टू ऐड द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन द रेट। जैसे मान लो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया और वहां पे रेट जो है टीडीएस का वो 20% है, तो 20% प्लस 4% मींस 20.8% है। उस रेट से आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। मींस यू हैव टू ऐड द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और सरचार्ज तब ऐड करेंगे जब आप पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है, तो आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो बेटा, मैंने आपको टॉपिक बात कर रहा हूं टीडीएस की, और टीडीएस में दो लोग होते हैं, एक होता है पेयर और एक होता है पेई। पेयर क्या करता है? पेमेंट करता है किसको? पेई को। क्वेश्चन ये आता है क्या हर पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। एक तो भाई पेई के हाथ में वो टैक्सेबल होना चाहिए तभी टीडीएस कटेगा, एक तो पेई के हाथ में वो टैक्सेबल होना चाहिए तभी टीडीएस कटेगा। और दूसरी चीज ये कि बेटा अगर मान लो पेई के हाथ में टैक्सेबल भी है बट यहां पे कोई सेक्शन नहीं है उसके बारे में, तो टीडीएस नहीं कटेगा। मींस यहां कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स दे रखे हैं, उन्हीं के केस में टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना सर, टीडीएस कब काटना है? क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे? राइट आंसर इज विच एवर इज अर्लियर। जो दोनों में से अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, जो क्रेडिटिंग द पार्टी या पेमेंट, दोनों में से जो अर्लियर वाला इवेंट रहेगा उस टाइम पे आपको टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना सर, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, 6 एक्सेप्शन है जिनके केस में आपको टीडीएस है वो सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना है। एक तो सैलरी का, एक ईपीएफ का, एक विनिंग का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल असेट एज वेल एज द बैंक से कैश विड्रॉ करते हो। तो टोटल ये 6 एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपको टीडीएस है वो एक्चुअल पेमेंट होता है तभी काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, पेमेंट के टाइम पे काटना है। अब एक और चीज समझना सर, जितनी भी टीडीएस की रेट्स रहेगी क्या ये रेट सब फ्लैट रेट है या इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ेंगे? राइट आंसर इज ये जितनी भी रेट्स रहेगी वो सब फ्लैट रेट है, उसमें कोई भी हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज आपको नहीं जोड़ना। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, अगर आप किसी को सैलरी का पेमेंट करते हो या नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो, किसी को सैलरी का पेमेंट करते हो या नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो, तो उस केस में आपको बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है एंड सरचार्ज है उसको कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद आप टीडीएस काटोगे। अब एक और चीज समझना यहां पे कि सर यहां पे जो राकेश है उसका नाम है पेई, उसको अपन बोलेंगे पेई, और बीबी वर्चुअल इज अ पेयर। अब एक चीज समझना, ये राकेश जो बंदा है, जो पेई है, इस पेई को अपना पैन नंबर देना पड़ेगा पेयर को। ये पेई जो है ये अपना पैन नंबर देगा, अपना जो पैन नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर, या उसकी जगह आजकल आधार नंबर भी दे सकते हैं। आधार नंबर या पैन नंबर जो है वो किसको देगा? पेई, पेयर को देगा, मींस बीबी वर्चुअल्स को देगा। अगर नहीं दिया तो क्या होगा? अगर नहीं दिया तो क्या होगा? अगर नहीं दिया तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो पैन नंबर नहीं दिया तो टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा पता है? जो भी तुम्हारी रेट दे रखी है सेक्शन में वो वाली रेट, या फिर 20% विच एवर इज हायर वाली रेट से टीडीएस कट जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो अपना पैन नंबर नहीं दिया पेई ने पेयर को, तो उसका टीडीएस कटेगा जो रेट दे रखी है सेक्शन में, मींस जो प्रिस्क्राइब रेट है वो, या 20% विच एवर इज हायर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कटता है 10% से, अगर पेन नंबर नहीं दिया तो 20%, मींस हायर क्या हुआ? 20%, तो टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? 20% से। तो मैंने क्या बोला, जो रेट है वो रेट क्या है? 10%। बट अगर मान लो आगे वाले बंदे ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो यहां 20% से टीडीएस कट जाएगा। अगर मान लो रेट है 2% और 20% हायर कौन सा आएगा? 20%। तो अगर पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो यहां 20% से टीडीएस कटेगा। लेकिन जैसे विनिंग के केस में, विनिंग के केस में रेट ही है 30%, तो जब विनिंग के केस में रेट 30% है और 20% हायर क्या आ जाएगा? 30%, तो 30% से ही टीडीएस कटेगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि जो भी पेई रहेगा ना उसको क्या करना पड़ेगा? पेयर को अपना पेन नंबर देना पड़ेगा। मींस पेई जो है वो पेयर को अपना पेन नंबर देगा, और पेयर को अपना पेन नंबर अगर नहीं दिया या उसने गलत पेन नंबर दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा पता है? जो रेट दे रखी है और 20% विच एवर इज हायर, जो रेट दे रखी है और 20% विच एवर इज हायर रेट से टीडीएस कटेगा। चलो एक काम करो,
आपने अभी तक सिर्फ हेडिंग दे रखा है और वो हेडिंग के बाद में अब आप कुछ लिखना चालू करो करके, ठीक है। तो ऐसा लिखो आप, बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू टीडीएस, हेडिंग दो। इसके बाद टीडीएस में बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू टीडीएस लिखो, बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू टीडीएस, बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू टीडीएस। और इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, लिखो टीडीएस इज डिडक्टेबल ओनली इफ, टीडीएस इज डिडक्टेबल ओनली इफ, TDS is deductible only if amount is taxable in hands of recipient. Amount is taxable in hands of recipient. Recipient का मतलब receiver. Amount is taxable in hands of recipient. TDS is deductible only if amount is taxable in hands of recipient. In hands of recipient या receiver, आप कोई भी लिख सकते हो, recipient। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, TDS is deductible at the time of crediting the party. TDS is deductible at the time of crediting the party. TDS is deductible at the time of crediting the party or actual payment, or actual payment, whichever is earlier. Crediting the party or actual payment, whichever is earlier, whichever is earlier. But in following cases, TDS is deductible, but in following cases TDS is deductible only at the time of actual payment. But in the following cases TDS is deductible only at the time of actual payment. और इसमें लिखो A B C D E F। हाँ, और सबसे पहला लिखो सेक्शन 192 सैलरी, उसके बाद लिखो सेक्शन 192A EPF पेमेंट, EPF मीन्स एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसके बाद लिखो 194B एंड 194BB विनिंग्स, उसके बाद लिखो 194 DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी, उसके बाद लिखो 194 LA कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक्सेप्शन है। और उसके बाद लिखो 194N दैट इज कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो आपने ये 6 एक्सेप्शन लिखे कि जहां सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस कटेगा। पहला क्या लिखा, 192 सैलरी, दूसरा 192A ईपीएफ का पेमेंट, तीसरा 194B और बीबी आपका विनिंग का पेमेंट, चौथा 194DA दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, पांचवा 194LA दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, 194N दैट इज कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक। तो ये आपके एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे टीडीएस सिर्फ पेमेंट के टाइम पे काटना है। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा, एक बार वापस से बोल रहा हूं पूरा, कि टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इन द फॉलोइंग केसेस टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल पेमेंट। यहां पे कितने केस है, 6 केस। उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 3, उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में लिखो ऑल टीडीएस रेट्स
आर फिक्स रेट. All TDS rates are fixed rate. फिक्स रेट या आप बोल सकते हो फ्लैट रेट. All TDS rate are fixed rate और फ्लैट रेट. दैट इज जैसे 1% है, 2% है, 5% है, 10% है, एटसेट्रा एटसेट्रा. 1%, 2%, 5%, 10%, etc., etc. But a payment is made to non-resident or foreign company. Payment is made to non-resident or foreign company, or payment of salary. All TDS rate are fixed rate, that is flat rate, that is 1%, 2%, 5%, 10%, etc., etc. But if payment is made to non-resident foreign company or payment of salary, comma, surcharge and health and education cess shall be considered. Shall be considered. Shall be considered. Surcharge and health and education cess shall be considered. अब एक और चीज समझना. पॉइंट नंबर 4 लिखो. पॉइंट नंबर 4 लिखो और पॉइंट नंबर 4 में लिखो पॉइंट नंबर 4 में लिखो. यहां पे एक सेक्शन का रेफरेंस दे दो, सेक्शन 206AA. एक रेफरेंस दे दो, सेक्शन 206AA. लिखो, इसमें लिखो, if payee does not furnish his pen, if payee does not furnish his pen / Aadhaar to payer, then TDS rate is, if payee does not furnish his pen or Aadhaar to payer, then TDS rate is, and TDS rate is में लिखो 2 पार्ट, that is rate as per respective section, मीन्स रेस्पेक्टिव सेक्शन का जो रेट है वो, और दूसरा रेट एट द रेट 20%, विच एवर इज हायर. whichever is higher. तो आपने क्या लिखा कि if payee does not furnish his pen or Aadhaar to payer, then TDS rate is rate as per respective section. जो respective section में रेट दे रखा है वो वाला, या रेट एट द रेट 20%, whichever is higher. जो हायर वाला रेट है वो आपको लेना पड़ेगा. अब यहां पे एक और चीज समझना आप लोग कि भैया यहां जो आपने 20% लिखा ना, यहां पे एक स्टार मार्क करो 20% के पास में, और इस स्टार मार्क करके यहां पे लिखो कि फॉर सेक्शन 194O, फॉर सेक्शन 194O रेट इज 5% इंस्टेड ऑफ 20%. सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो सेक्शन 194O पढ़ेंगे उसमें अगर आगे वाले ने अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस 20% की जगह 5% से कटेगा. मींस उस सेक्शन में रेट दे रखी है 1% और 5%, हायर कितना होगा 5%, तो 5% से कटेगा. ठीक है, तो आपने यहां पे 20% के पास एक स्टार मार्क लगाया और वो स्टार मार्क करके आपने क्या लिखा, दैट इज फॉर सेक्शन 194O रेट इज 5% इंस्टेड ऑफ द 20%. मींस 20% की जगह आपका 5% है, वो 5% की रेट से टीडीएस कटेगा. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. अब एक और चीज समझना, एक बड़ा सिंपल सा बात है. इधर देखो, मेरी तरफ देखो. जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि एक बंदा है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने, मान लो एक बंदा है राकेश, उसको पेमेंट किया और राकेश को 1 लाख का पेमेंट किया. कितने का पेमेंट किया? 1 लाख का. राकेश को 1 लाख का पेमेंट किया. मान लो बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड टीडीएस काटना भूल गई.
बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड टीडीएस काटना भूल गई और उसने पूरा 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया। ऐसा होता होगा ना बहुत बार कि टीडीएस काटना तो है बट आप भूल गए टीडीएस काटना। तो जब आप टीडीएस काटना भूल गए, यहां बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो टीडीएस काटना भूल गई, मींस राकेश का टीडीएस है वो 1 लाख पे नहीं काटा। तो जब राकेश का टीडीएस 1 लाख पे नहीं काटा, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड काटना भूल गई, तो क्या राकेश है वो ये बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा तो टीडीएस नहीं काटा तो अब मैं टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हूं गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट को लायबल नहीं हूं टैक्स भरने के लिए? क्या वो ऐसा बोल सकता है कि उन्होंने तो टीडीएस काटा ही नहीं, उनको काटना चाहिए था, उनकी गलती थी, मैं अभी इतना टैक्स गवर्नमेंट को नहीं भरूंगा? नहीं खजूर, ऐसा नहीं है। मिस अगर भले इन्होंने टीडीएस नहीं काटा बट तुझे बेटा 1 लाख रुपया पूरा तो मिला है, उन्होंने टैक्स नहीं काटा, तुझे 1 लाख रुपया पूरा दे दिया, तो तू अपनी जेब से भरना गवर्नमेंट को, उसमें से तुझे भरना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ना ना बाबा उन्होंने तो टीडीएस नहीं काटा तो मैं टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हूं। नथिंग लाइक दैट, यू हैव टू पे द टैक्स। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मान लो पेयर ने टीडीएस नहीं काटा है करके, ठीक है, पेयर ने टीडीएस नहीं काटा तो पेई जो है उसको गवर्नमेंट को टीडीएस भरना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि उन्होंने मेरा टीडीएस नहीं काटा तो मैं अब गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं हूं। Nothing like that. You have to pay the tax to the government. अब एक और चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, कि मान लो इन्होंने जब इसको राकेश को पेमेंट किया और इन्होंने टीडीएस काटा, वो मान लो 10% से काटा क्योंकि रेट 10% की दे रखी है। क्या राकेश जो है वो ये बोल सकता है कि मेरा टीडीएस कट गया, अब मैं रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल नहीं हूं, मुझे इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल ही नहीं करना, मैं तो रिलायबल नहीं हूं क्योंकि मेरा तो टैक्स कट चुका है? इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो। इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा राकेश को। और टीडीएस जो कटा है ना वो एक टेंटेटिव पेमेंट है, वो पूरा टैक्स नहीं है, हो सकता है वो कम टैक्स है। क्योंकि एक बात बताओ, मान लो राकेश का इनकम है वो 10 लाख से ज्यादा है, वो जो राकेश है उसका इनकम 10 लाख से ज्यादा है, तो उसको तो 30% की रेट से टैक्स जाएगा। लेकिन उसका टीडीएस जो कटा है वो तो 10% से ही कटा है, तो रिमेनिंग वाला 20% है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा ना यार। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि नहीं नहीं मेरा तो टैक्स है वो 10% कट चुका है तो अब मैं गवर्नमेंट को कोई पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। क्या ऐसा बोल सकते हो? आंसर इज नो। ऐसा बोलोगे थप्पड़ मारेंगे करके, ठीक है। टीडीएस इज जस्ट अ टेंटेटिव डिडक्शन, ये आपका कोई फुल डिडक्शन नहीं है, ये टेंटेटिव डिडक्शन है। तो जो भी रिमेनिंग टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ द एडवांस टैक्स, जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, या फिर इन द फॉर्म ऑफ द, या तो एडवांस टैक्स के फॉर्म में आप पे कर दो, या फिर आप है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में आप पे कर दो। तो आपको सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म में या एडवांस टैक्स के फॉर्म में आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए टीडीएस टॉपिक के। जब टीडीएस चालू कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतने पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। अब हम ये टॉपिक चालू कर रहे हैं और इसमें एक सेक्शन है वो हम पढ़ना चालू करेंगे कि कौन से केस में कैसे कैसे टीडीएस कटेगा। तो अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये टॉपिक को पढ़ाऊंगा। सबसे ऊपर ऑब्वियसली मैं सेक्शन लिखूंगा हर बार करके, ठीक है, कि कौन सी सेक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी सेक्शन है जहां पे बताया गया है कि टीडीएस कहां कहां पे काटना है। तो देखो, आप भी लिख लो, हेडिंग दो, सबसे पहला हेडिंग दो, दैट इज सेक्शन 192 और 192 इज टीडीएस ऑन सैलरी, मींस सैलरी पे टीडीएस काटना है, टीडीएस ऑन सैलरी। तो सबसे पहला दो लिखो सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी। अब एक बात समझना, सबसे पहले हम इस हर सेक्शन में 3 चीजें सबसे पहले लिखेंगे। एक तो पेयर कौन होना चाहिए, भाई पेयर कौन होना चाहिए, दूसरा पेई कौन होना चाहिए, तीसरा कि भैया इसमें रेट क्या है, और चौथा इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है। तो ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में मैं हर बार हर सेक्शन को डिवाइड करूंगा। सबसे पहली चीज कि पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या है और एडिशनल पॉइंट क्या है। और यहां पे मैं नेचर ऑफ पेमेंट भी लिख सकता हूं कि कौन से नेचर का पेमेंट कर रहे हैं, बट नेचर ऑफ पेमेंट मुझे हेडिंग से ही मिल जाएगा कि मैं टीडीएस ऑन सैलरी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे किसी को भी सैलरी पे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। तो देखो, आप एक काम करो, अब आप इसमें लिखना चालू करोगे। सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं बता दूं, पेयर एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन है वो अगर सैलरी का किसी को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटना है। और एनी पर्सन के ब्रैकेट में लिख लेना आप एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टीडीएस काटेगा। पेई कौन होना चाहिए, पेई में मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज द एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉय है उसका टीडीएस कटेगा। वो एम्प्लॉय भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एम्प्लॉय भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेट क्या रहती है तो मैं बता दूं, रेट जो रहती है वो स्लैब रेट है, वो स्लैब रेट से टीडीएस काटते हैं। इतना कॉपी करो आप। तो सबसे पहला पेयर इज एनी पर्सन मींस एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब इंडिविजुअल हो, एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी हो एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगी, स्लैब रेट से। और एडिशनल पॉइंट्स में हम यहां पे कुछ लिखेंगे, ठीक है। चलो एडिशनल पॉइंट में अभी अपन कुछ लिखेंगे। तो चलो अब एक काम करो, आप सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। पहले मैं पूरा सेक्शन समझा देता हूं आपको और उसके बाद में मैं आपको चीजें लिखवा दूंगा। तो चलो इधर देखो, पहले ये आपने कर लिया कॉपी, और ये एक एक लाइन छोड़ के लिखना। मतलब ये जैसे आपने पेयर लिखा तो एनी पर्सन, फिर पेई एक लाइन छोड़ के, ठीक है। एम्प्लॉय, रेट क्या, स्लैब रेट, फिर एडिशनल पॉइंट एक लाइन छोड़ के। तो इसके बीच में एक एक लाइन है वो छोड़ना है, जैसे मैंने भी तो छोड़ा है, तो एक एक लाइन आपको भी छोड़ना है, ठीक है। इतना बचा के कहां जाओगे, क्या खरीद लोगे, क्या शादी कर लोगे इतना पैसा बचा के? डन। चलो अब इधर देखो, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैं कुछ एडिशनल पॉइंट आपको सिखाने वाला हूं, इधर देखना। एक एग्जांपल लेंगे और अपन हर टॉप सेक्शन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बता दूं इंटरमीडिएट में ये टॉपिक बड़ा कवरेज करने लग गया है और एग्जाम में टीडीएस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। और टीडीएस को तो उन्होंने सीए फाइनल का ही कॉपी पेस्ट मारा है। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के टीडीएस में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा 2-3 सेक्शन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो चलो इधर देखो सब लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक जो कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। अब एक बात समझना, हमारा एक एम्प्लॉय है ये वाला बंदा जिसका नाम है मिस्टर दीपक। अब एक बात समझना, ये दीपक है बेटा। दीपक बेचारा खुश नहीं लग रहा सर आपकी कंपनी में। चलो दीपक को थोड़ा खुश करते हैं। वाओ, दीपक बड़ा खुश लग रहा है अब, ठीक है। हाँ, तो ये जो बंदा है ये है मिस्टर दीपक। तो दीपक हमारा एम्प्लॉय है और बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये एम्प्लॉयर है। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होता है कि ये बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये मिस्टर दीपक का टीडीएस काटेंगे। मिस्टर दीपक जो है वो मिस्टर दीपक का टीडीएस कौन काटेगा, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये मिस्टर दीपक का टीडीएस काटेंगे। कैसे काटेंगे, स्लैब रेट से। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम दीपक को सैलरी दे रहे हैं, तो दीपक का जो सैलरी है पूरे साल का मिला के, दीपक का जो सैलरी है पूरे साल का मिला के सैलरी मान लो 70,000 पर मंथ है। तो 70,000 पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ करके, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ उसका जो सैलरी होता है, एक सेकेंड, तो आपका सर क्या सर 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 भी आपको करना नहीं आता, तो 8,40,000 हुआ। कितना हुआ, 8,40,000। अब एक बात बताओ, 8,40,000 सैलरी में उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 50,000 वाला सैलरी में मिलता था ना, तो वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। बचा कितना, 7,90,000। अब एक बात बताओ, 7,90,000 है वो दीपक की आ गई नेट टैक्सेबल इनकम। अब हम क्या करेंगे, उस पे पहले टैक्स निकालेंगे, और टैक्स कितना आता है 790 पे। तो मैं बताऊं 790 माइनस 5 लाख आपका हुआ 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 58,000 ये आ गया, और प्लस आपका 12,500 वो आ गया, तो 70,500 आया। अब 70,500 में आप हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड कर दो, तो उसमें आपने अगर मान लो 4% ऐड कर दिया 70,500 में, तो आई थिंक यहां पे 73,320 आया। सो सपोज 73,320 है, ये हमारा टैक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इतना टीडीएस है वो दीपक का काटेंगे, लेकिन क्या एक साथ में काटेंगे, आंसर इज नो, हर महीने काटेंगे। तो डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो 12 मंथ से डिवाइड कर दो, तो बेटा इसको मैं 12 महीने से डिवाइड कर देता हूं, तो हर महीना 6110 है, वो 6110 है, वो एम्प्लॉय का टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने यहां पे लिखा कि आपको स्लैब रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। स्लैब रेट का मतलब क्या, कि पहले जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो सैलरी ले लो, उस पे जो टैक्स निकाल दो, और जो भी टैक्स आता है उसको डिवाइड बाय 12 मंथ कर दो, तो हर महीने आपको 6110 है वो दीपक की सैलरी से हम टीडीएस काटते जाएंगे।
हम दीपक की सैलरी से कितना टीडीएस काटेंगे? 6110 6110 6110 है, उतना टीडीएस है वो हर महीने हम दीपक की सैलरी से काटते जाएंगे। अब एक और चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मेरी तरफ ध्यान देना। सर मान लो दीपक है ना, वो दीपक हमको अदर इनकम का इंफॉर्मेशन देता है। दीपक बोलता है बीबी वर्चुअल्स को कि सर मेरा है ना कुछ आईएफओएस का इनकम और है, आईएफओएस का इनकम है मान लो 90,000, ऐसा हमको दीपक बोलता है कि मेरा आईएफओएस का इनकम 90,000 है। या दीपक हमको बोलता है कि सर मेरा बिजनेस का इनकम है ना, वो बिजनेस का इनकम भी मान लो 50,000 है, फॉर एन एग्जांपल, बिजनेस का इनकम है वो 50,000 है। मींस हमको वो अदर इनकम का डिटेल भी बता रहा है कि मेरा आईएफओएस का इनकम जो है ना सर, वो आईएफओएस का इनकम 90,000 है। सर मेरा बिजनेस का इनकम है ना, वो बिजनेस का इनकम 50,000 है। मींस वो हमको अदर इनकम का डिटेल दे रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको वो भी कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर एम्प्लॉय है वो उसके अदर इनकम का डिटेल एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉय जो है वो उसके अदर इनकम का डिटेल अगर एम्प्लॉयर को देता है तो एम्प्लॉयर उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। तो हम क्या करेंगे भैया कि यहां 7,90,000 है, ये तो सैलरी का इनकम था, ये बेटा 7,90,000 है, ये 7,90,000 तो आपका किसका इनकम था? सैलरी का इनकम था। हम इस सैलरी की इनकम में और क्या करेंगे, उसका जो आईएफओएस का इनकम है या फिर उसका जो बिजनेस का इनकम उसने हमको दिया, दैट इज 90,000 इसने ये दिया, उसके बाद उसने 50,000 ये दिया, तो मैं क्या करूंगा यहां टोटल करूंगा। तो 790 में मैंने अगर मान लो 90 किया तो 860 आया और उसके बाद 910 आया। तो अब बेटा इनकम हो जाएगा 910 पे हम टैक्स निकालेंगे और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो एवरी मंथ उतना टीडीएस है वो हम काट लेंगे, एवरी मंथ हम उतना टीडीएस है वो हम काट लेंगे। तो डिवाइड बाय 12 करने के बाद, तो मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय जो है वो अदर इनकम का डिटेल देता है तो एम्प्लॉयर को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, जो दीपक है वो दीपक मान लो लॉस का डिटेल देता है, तो एम्प्लॉय बोलता है कि सर मेरा कोई लॉस है, प्लीज आप वो भी ले लो ना। लॉस का डिटेल देता है, बोलता है सर मेरा बिजनेस का इतना लॉस है, आईएफओएस का लॉस है, आप लॉस का डिटेल कंसिडर करो। तो क्या एम्प्लॉयर लॉस का डिटेल कंसिडर करेगा? ना बाबा ना, नहीं करेगा। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लॉस का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर जो है वो लॉस का डिटेल कंसिडर नहीं करेगा, लॉस का डिटेल है वो कंसिडर नहीं करेगा, सिर्फ एंड सिर्फ इनकम का डिटेल है वो कंसिडर करेगा। तो एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को जो इनकम का डिटेल दिया तो कंसिडर करेगा, लॉस का डिटेल दिया तो कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन एक लॉस का डिटेल कंसिडर करेगा, दैट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो कंसिडर करेगा, बाकी कोई लॉस का डिटेल कंसिडर नहीं करेगा। तो टीडीएस पर्पस के लिए अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लॉस का डिटेल दिया तो कंसिडर नहीं करेगा, एक्सेप्ट द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो कंसिडर करेगा। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉयर डिडक्शन का डिटेल कंसिडर करेगा या नहीं? जैसे दीपक बोलता है कि मेरा सर मैंने 80C में कुछ पैसा डाला है LIC में और उसका 70,000 का मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए, या मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 80D में, उसमें मुझे 25,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो क्या डिडक्शन का डिटेल एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा? आंसर इज यस करेगा। तो मैं सिंपल वर्ड में आपको यह बोलूं कि एम्प्लॉयर क्या क्या चीजें कंसिडर करेगा, क्या क्या चीजें कंसिडर नहीं करेगा, तो मैं बताऊं एम्प्लॉय ने अगर इनकम का डिटेल दिया तो एम्प्लॉयर कंसिडर करेगा, आंसर इज यस करेगा। अगर उसने कोई लॉसेस का डिटेल दिया तो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन लॉसेस अगर हाउस प्रॉपर्टी का है तो करेगा, आंसर इज यस करेगा। अगर मान लो डिडक्शन का डिटेल है तो क्या कंसिडर करेगा, आंसर इज यस करेगा। और उसके बाद में वो टीडीएस काटेगा, उसके बाद में वो टीडीएस काटेगा। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अपने एग्जांपल में कि जो सैलरी का इनकम था दीपक का वो था 7,90,000। मान लो 7,90,000 सैलरी का डिटेल था। अगर उसको मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का डिटेल दिया है 1 लाख का तो कंसिडर करना पड़ेगा, आंसर इज यस। अगर मान लो आईएफओएस का इनकम डिटेल दिया है मान लो 80,000 का तो वो कंसिडर करेगा, आंसर इज यस। लेकिन अगर मान लो डिडक्शन का डिटेल दिया है 80C का
और एटीसी का 70,000 का डिडक्शन है तो उसको कंसिडर करेगा, आंसर इज यस। और ये सब कंसिडर करने के बाद वो निकालेगा नेट टैक्सेबल इनकम। और नेट टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेगा तो मैं आपको बताऊं, यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपका 7,90,000 इनकम, उसमें प्लस 80,000 ऑल्सो इनकम, और इसमें से 1 लाख का आपका लॉस, और उसमें से 70,000 का और लॉस, तो नेट बचता है आपका 7 लाख। नेट जो है वो आपका 7 लाख बच जाता है। अब एक बात समझना, नेट जो आपका 7 लाख बच गया, इस 7 लाख पे वो क्या करेगा, टैक्स निकालेगा, और टैक्स में ऐड क्या करेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और जो भी आएगा डिवाइड बाय 12 करेगा, इतना हर महीने टीडीएस है वो काटता रहेगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, हर महीने उतना 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 टीडीएस है वो एम्प्लॉय की सैलरी से काटता रहेगा। दैट इज द टीडीएस ऑन सैलरी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? आपको समझ रहा है या नहीं? जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ रहा है या नहीं? आंसर इज यस सर, हमको समझ रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक काम करो, आप लोग जो एडिशनल पॉइंट वाला पार्ट है वो अपना बचा था, अब आप एडिशनल पॉइंट में एक एक पॉइंट लिखना चालू करोगे। तो लिखो एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, और एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 लिखो। लिखो एम्प्लॉयर शैल कंसिडर, एम्प्लॉयर शैल कंसिडर, एम्प्लॉयर शैल कंसिडर डिटेल्स ऑफ अदर इनकम, डिटेल्स ऑफ अदर इनकम, एम्प्लॉयर शैल कंसिडर डिटेल्स ऑफ अदर इनकम and deduction of employee, and deduction of employee, and deduction of employee, deduction of employee if furnished by employee, if furnished by employee, employer shall consider detail of other income and deduction of employee if furnished by employee। उसके बाद दूसरा नोट लिखो, employer shall not consider any loss, employer shall not consider any loss, employer shall not consider any loss except loss under the head house property, 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 except loss under the head house property। Done people? चलो डन, यस पीपल। चलो उसके बाद एक चीज समझना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आता है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो अपन समझते हैं आपका पॉइंट नंबर 3। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर अनिश। मिस्टर अनिश एक एम्प्लॉय है बेचारा, ठीक है? आपको पता है ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय एक साथ में 2 जगह काम कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो एक टाइम पे 2-2 जगह काम कर रहा हो, 2-2 कंपनियों में काम कर रहा हो। ऐसा हो सकता है नहीं? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? एक एम्प्लॉय 2-2 जगह काम कर सकता है, नाइट ड्यूटी कहीं कर रहा है, डे में ड्यूटी कहीं कर रहा है। तो मान लो 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड, और ये सनी लिमिटेड एम्प्लॉयर है, और एक और कंपनी है जिसका नाम है पूनम लिमिटेड। एक कंपनी है सनी लिमिटेड, एक है पूनम लिमिटेड। अब एक चीज समझना, अनिश क्या करता है? 2 जगह जॉब करता है। मीन्स एक तो सनी लिमिटेड के यहां पे जॉब करता है और एक बेटा पूनम लिमिटेड के यहां पे भी जॉब करता है।
तो एक तो सनी लिमिटेड के यहां पे जॉब कर रहा है, एक पूनम लिमिटेड के यहां पे जॉब कर रहा है, तो दो उसके एम्प्लॉयर है। अब एक बात समझना, सनी लिमिटेड से उसको जो सैलरी मिल रही है, मान लो नेट सैलरी है वो 6 लाख रुपया है, और जो पूनम लिमिटेड से नेट सैलरी मिल रही है वो सैलरी मान लो 7 लाख रुपया है। तो 7 लाख उसको सैलरी मिल रही है सनी लिमिटेड से, और सॉरी 6 लाख मिल रही है सनी लिमिटेड से एंड 7 लाख मिल रही है पूनम लिमिटेड से। तो दो अलग अलग लोगों से सैलरी ऐसे मिल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अनिश का टीडीएस कैसे कटेगा? तो मैं बताऊं, अनिश का टीडीएस पहले सनी लिमिटेड कितना काटेगी, तो 6 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 6 लाख पे टैक्स कितना आता है और यहां पे आपका 7 लाख पे टैक्स कितना आता है? तो अगर आप 6 लाख पे टैक्स निकालने जाते हो तो आपका देखो 5 लाख तक 12,500 आया भैया, 5 लाख तक 12,500 आया, और 5 लाख के ऊपर 1 लाख पे 20,000 आया, तो 20,000 प्लस 12,500 इट्स कम्स टू द 32,500। और 32,500 में आप 4% ऐड कर दो, तो 32,500 में अगर आप 4% ऐड कर देते हो तो 13,000 हुआ। तो 32,500 प्लस 32,500, हाँ आई थिंक 33,800 हुआ। तो यहां पे टीडीएस कितना कटेगा? 33,800। तो 33,800 का टीडीएस है वो सनी लिमिटेड काटेगी। सनी लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी? 33,800। अब एक बात बताओ, पूनम लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी? तो 5 लाख तक तो वही 12,500, और बाकी तुम्हारा 2 लाख पे 20% 40,000। सो 40,000 प्लस 12,500 इट्स कम्स टू द 52,500 मल्टीप्लाई बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। अगर आप जोड़ते हो तो 2100 प्लस 52,500 इट्स कम्स टू द 54,600। तो मुझे एक बात बताओ, यहां 54,600 टीडीएस है वो पूनम लिमिटेड काटेगी, और सनी लिमिटेड जो कंपनी है वो कितना 33,600 है, 33,800 है वो टैक्स काटेगी। तो मुझे एक बात बताओ, उसका टोटल टीडीएस कितना कटेगा? तो मैं टोटल टीडीएस बोलूं आपको 54,600 प्लस आपका 33,800 इट्स कम्स टू द 88,400। तो बेटा 88,400 है उतना टीडीएस कटने वाला है किसका? यहां 88,400 है, वो 88,400 टीडीएस कटेगा मिस्टर अनिश का। लेकिन एक चीज समझना, जब अपना ये अनिश है, ये अनिश क्या करेगा? अपना जब रिटर्न फाइल करेगा तो रिटर्न फाइल करते टाइम तो क्या करेगा? ये अपना इनकम कैलकुलेट करेगा। तो इनकम में दोनों का इनकम लेगा, मींस एक तो वो लेगा सैलरी फ्रॉम सनी लिमिटेड और दूसरा लेगा सैलरी फ्रॉम पूनम लिमिटेड। तो सनी लिमिटेड का सैलरी कितना? 6 लाख का नेट सैलरी, और यहां पे मान लो 7 लाख का। सो फॉर एन एग्जांपल इट्स कम्स टू द 13 लाख उसका नेट टैक्सेबल इनकम आया। तो मुझे एक बात बताओ, नेट टैक्सेबल इनकम 13 लाख आया, तो मुझे एक बात बताओ 13 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट करोगे? जो भी बेटा 13 लाख है उस 13 लाख पे आप जब टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 13 लाख पे टैक्स कैसे आएगा? तो मैं बोलूं अप टू 2,50,000 तक तो कोई भी टैक्स नहीं आएगा, अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद में जो भी तुम्हारा 2,50,000 से ज्यादा है और अप टू 5 लाख आपका 5% आएगा 12,500। उसके बाद आपका 5 लाख से जितना भी ज्यादा है अप टू आपका 10 लाख, अप टू 10 लाख 20% टैक्स आएगा कितना? 1 लाख। और मैं बताऊं आपका बेटा 1 लाख से जितना भी आपका 10 लाख से जितना भी ज्यादा है अप टू 13 लाख, तो ये आपका 3 लाख हुआ। 3 लाख पे आपका 30% कम्स टू 90,000 आ जाएगा। तो मैं बताऊं यहां पे आपका 2,02,500 आ गया, और इसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो @4%। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम जो है वो आपकी 50 लाख से ज्यादा नहीं है। तो जो भी 2,02,500 है मल्टीप्लाई बाय आप 4% करोगे इट्स कम्स टू द 8,100। तो 8,100 करोगे प्लस आप क्या करोगे 2,02,500 इट्स कम्स टू द 2,10,600 आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, रिटर्न फाइल करते टाइम उसका टैक्स आ रहा है 2,10,600, लेकिन उसका जो टीडीएस कटा, मुझे बताओ उसका टीडीएस कितना कटा? सिर्फ 88,400। ऐसा क्यों हुआ? मुझे ये बताओ इसका टीडीएस कम क्यों कटा? इसका टीडीएस है वो सिर्फ 88,400 कटा, लेकिन जब रिटर्न फाइल करने वो बंदा गया तो रिटर्न फाइल करते टाइम उसका जो टैक्स आ रहा है वो 2,10,600 आ रहा है। तो मुझे इसका रीजन बताओ ऐसा क्यों हुआ? मैं बताऊं इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों लोगों ने बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले लिया।
आप मुझे एक बात बताओ, दोनों लोगों ने बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लिया टीडीएस काटते टाइम। यहां पूनम लिमिटेड ने भी बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लिया, और यहां पे मतलब पूनम लिमिटेड और सनी लिमिटेड दोनों ने बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लिया। मींस यहां सनी लिमिटेड ने टैक्स काटते टाइम भी बेसिक एग्जामिशन 2.5 लाख का बेनिफिट लिया, और यहां पे भी 2.5 लाख का बेनिफिट लिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या अगर कोई बंदा साइमल्टेनियसली दो जगह काम करता है, साइमल्टेनियसली एक साथ में दो जगह काम करता है, तो उस केस में तो उसका टीडीएस फिर कम कटेगा, क्योंकि दोनों अगर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लेने लग गए, दोनों कंपनियां टीडीएस काटते टाइम बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट लेगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा ना अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए लॉ मेकर्स ने क्या किया कि लॉ में लिखा ऐसा कि अगर कोई बंदा है जो अनिश है, वो अगर दो एम्प्लॉयर के साथ एक साथ में काम करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है? किसी भी एक एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी का डिटेल जो है वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, और दूसरा एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। सो सपोज इफ मिस्टर अनिश इज वर्किंग विद द टू एम्प्लॉयर्स सनी लिमिटेड एंड पूनम लिमिटेड, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आइदर सनी लिमिटेड से मिलने वाली सैलरी टीडीएस का डिटेल वो पूनम को देगा, या पूनम लिमिटेड से मिलने वाली सैलरी और टीडीएस का डिटेल वो सनी लिमिटेड को देगा, जिससे कि वो अदर एम्प्लॉयर है उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस है वो काट सके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इसी वाले एग्जांपल में मान लो यहां अनिश की चॉइस है वो पूनम लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा? ये डिटेल पूनम लिमिटेड को देगा। तो देखो वो क्या करेगा कि सनी लिमिटेड से जो भी सैलरी मिल रही है, तो सनी लिमिटेड से सैलरी 6 लाख मिल रही है, और सनी लिमिटेड टीडीएस कितना 33,800 काट रहे हैं, तो ये 6 लाख और 33,800 का डिटेल वो पूनम लिमिटेड को देगा, और पूनम लिमिटेड उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगी। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब पूनम लिमिटेड क्या करेगी? 7 लाख है जो सैलरी है वो तो पी लिमिटेड से है, अब यहां पे वो ऐड करेंगे एस लिमिटेड से सैलरी कितना है 6 लाख है, तो यहां पे टोटल आपका आ गया 13 लाख, यहां पे आपका टोटल आ गया 13 लाख। अब एक बात बताओ, 13 लाख आपकी टोटल हो गई। अब 13 लाख पे टैक्स निकालेंगे, तो 13 लाख पे आपका टैक्स आता है दैट इज द 2,10,600, तो 2,10,600 आपका टैक्स आ गया। अब इसमें से वो लेस कर देगी कि भैया एस लिमिटेड ने कितना टीडीएस काट दिया है 33,800, उन्होंने टीडीएस काटा है, तो बचा कितना? तो मैं बताऊं यहां पे आपका 2,10,600 माइनस आप क्या करोगे 33,800, तो रिमेनिंग कम्स टू द 1,76,800। अब ये 176,800 डिवाइड बाय 12 मंथ, तो बेटा कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 12 करोगे तो हर महीने 14,733 है, इतना टीडीएस है वो पूनम लिमिटेड काटेगी। तो जो पूनम लिमिटेड है वो पूनम लिमिटेड कितना टीडीएस काटेगी हर महीने जो है वो 14,733 है, उतने का टीडीएस है वो पूनम लिमिटेड काटेगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया? राइट आंसर इज यस सर, हमको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं आपको, लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 रहेगा आपका एडिशनल पॉइंट में, तो एडिशनल पॉइंट में लिखो पॉइंट नंबर 3, एडिशनल पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो। लिखो इन अ केस वेयर एम्प्लॉई, in a case where employee works with WORKS, in a case where employee works with more than one employer simultaneously, more than one employer simultaneously, more than one employer simultaneously, simultaneously, or employee change his job, or employee change his job and join another employer, and join another employer, and join another employer, then at his own option, then at his own option he may furnish detail of his other employment, details
ऑफ हिज अदर एम्प्लॉयमेंट टू एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयर, टू एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयर, to any one of the employer, to any one of the employer slash current employer, any one of the employer slash current employer in form number 12B, in form number 12B, आप यहां लिख लो in form number 12B, अब ये फॉर्म नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, 12B। इन फॉर्म नंबर 12B। अब एक बात समझो, इसमें मैंने एक और चीज लिखवाई है कि अगर बीच में जॉब चेंज कर दिया, बहुत बार होता है ना बीच में जॉब चेंज कर देते हैं। पहले आप जो जॉब करते थे वो जॉब करते थे किसी एक कंपनी में, अब एक बात बताओ आपने जुलाई में जॉब चेंज कर दिया, तो जुलाई में जॉब चेंज किया तो नया एम्प्लॉयर कैसे टीडीएस काटेगा? तो वो पुराने एम्प्लॉयर से जो सैलरी वगैरह आपको मिली हुई है उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। बट ये आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐसी डिटेल दे सकते हो जिससे कि अगला एम्प्लॉयर है वो एक साथ में पूरा ढंग से टीडीएस काट सके। ठीक है, चलो अब एक और चीज समझना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट सिखाने वाला हूं, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट मैं सिखा रहा हूं उसका पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए तो इसको आप कॉपी कर लेना, अगर नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको थियरी पार्ट में लिखवा के दे दूंगा। चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक बड़ा ही सिंपल सा चीज यहां बता रहा हूं, आपका ध्यान रखना, थोड़ा सा एंटिक है बट पे अटेंशन। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सर क्या बोल रहे हो, एंटिक है नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। चलो इधर देखो, अभी समझेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉयर है में से कंपनी है जिसका नाम है मान लो बजाज फाइनेंस लिमिटेड। एक कंपनी है दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब एक बात समझना, इसका एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर बाला। मिस्टर बाला एक एम्प्लॉय है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है बाला, दैट इज एम्प्लॉय इज बाला। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, ध्यान देना इधर, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर बाला। अब हुआ क्या कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड से मिस्टर बाला को जो सैलरी मिलता है, मिस बाला को जो सैलरी वगैरह मिलता है उसमें क्या है कि मान लो इसको बाला को जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी है नेट सैलरी करके, ठीक है, नेट सैलरी मान लो वो है 7 लाख रुपीज, 7 लाख का नेट सैलरी है, डिडक्शन वगैरह जो भी मिलता है वो लेने के बाद, फॉर एन एग्जांपल। और इसको इसके साथ में नॉन मॉनेटरी पर्क्स मिल रहा है। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट क्या होता है, आपने सैलरी में पढ़ा हुआ है, बताओ। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जिसमें फैसिलिटी मिलती है, जैसे कार फैसिलिटी, बाइक फैसिलिटी। तो कार फैसिलिटी, बाइक फैसिलिटी, ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है। ये सब आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है। वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है, वो आपको मिल रहा है फॉर एन एग्जांपल 2 लाख का। तो आपका टोटल कितना हो गया, 9 लाख। टोटल हो गया 9 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, इस 9 लाख रुपए पे टैक्स कितना आएगा? तो टैक्स ऑन, ये मान लो एनटीआई हुआ, और टैक्स कितना आएगा? तो टैक्स आएगा 9 लाख पे आपका, 9 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा? तो 5 लाख पे तो 12,500, उसके बाद 4 लाख का आपका 20%, इट्स कम्स टू 80,000 प्लस 12,500, इट्स कम्स टू 92,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करो तो 92,500 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो 92,500 प्लस 4%, इट्स कम्स टू 96,200। 96,200 इतना टैक्स आता है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि जितना टैक्स आ रहा है, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट भी टैक्सेबल होते हैं कुछ कुछ करके, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है वो भी टैक्सेबल है। सैलरी इतना है तो 9 लाख का, इस पे टैक्स आया 96,200। तो प्रैक्टिकली तो क्या होना चाहिए कि बेटा ये 96,200 डिवाइड बाय 12 करेंगे, और डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यहां पे हर महीने 8016 का टीडीएस काटना पड़ेगा।
हर महीने 8016 है वो बाला की सैलरी से टीडीएस काट लो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई तुम्हारा जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो मैं फैसिलिटी दे रहा हूं ना आपको, ये 2 लाख की जो फैसिलिटी दे रहा हूं, कार फैसिलिटी, बाइक फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, दैट इज कॉल्ड योर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट। ये जो फैसिलिटी मैं दे रहा हूं इस पे जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स मैं भर दूंगा, ऐसा बहुत बार एम्प्लॉयर बोलता है। बहुत बार एम्प्लॉयर ये बोलता है कि जो भी तुम्हारा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो है उस पे जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स मैं भर दूंगा। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे जो भी टैक्स आएगा वो कौन भरेगा? मैं भर दूंगा। कौन भरूंगा? मैं भरूंगा। ऐसा कौन बोलता है? ये ऐसा एम्प्लॉयर बोलता है। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि सपोज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, सपोज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं टैक्स भरूंगा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे, जो तुम्हारा नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स आएगा वो मैं भर दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? एम्प्लॉयर बोल रहा है। तो अब एक बात बताओ, ये 96,200 तुम्हारा टैक्स आया, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा पहले कि कितना टैक्स नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे है। तो मैं बोलूं, मैं यहां डिवाइड करता हूं कि आपका टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय, क्योंकि एम्प्लॉयर भरने वाला है तो एम्प्लॉयर भरेगा, ये कितना आएगा? तो मैं बोलूं 96,200 का टैक्स है तो 2 लाख का प्रोपोर्शनेट कितना होगा? डिवाइड बाय 9 लाख। तो आपका प्रोपोर्शनेट निकाला तो आपका आया 96,200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9, इट्स कम्स टू 21,378। इतना टैक्स आया। और मैं बताऊं आपका बैलेंस टैक्स कितना आ जाएगा? तो अगर आप बैलेंस टैक्स निकालते हो तो बैलेंस टैक्स आ जाएगा, समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं, बैलेंस टैक्स कितना आ जाएगा? तो 96,200 माइनस 21,378, इट्स कम्स टू द 74,822 आ जाएगा। ये तुम्हारा बैलेंस टैक्स आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो टैक्स है तुम्हारा 21,378, ये टैक्स कौन पे करने वाला है? एम्प्लॉयर बोलेगा। एम्प्लॉयर बोलता है मैं मेरी जेब से भरूंगा ना, तुमको क्या करना है? मैं मेरी जेब से भरूंगा, तो ये एम्प्लॉयर भरने वाला है और ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटने वाला है। मींस 74,822 है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, बाला की सैलरी से कटेगा, और 21,378 जो है वो एम्प्लॉयर खुद अपनी जेब से भरने वाला है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? हर महीने अगर मैं बात करूं तो हर महीने 74,822 डिवाइड बाय 12, तो यहां पे आपका 74,822 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 6235 है वो तो हर महीने किसकी सैलरी से कटेगा? एम्प्लॉय की सैलरी से। और बेटा ये खुद की पॉकेट से भी पे करेगा 21,378 डिवाइड बाय 12, तो यहां पे 1781.5। तो मैं बोलूं टैक्स ऑफ 1781.5 पर मंथ पेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन पॉकेट। ये ओन पॉकेट से पे करने वाला है, मींस खुद के पॉकेट से कितना पे करेगा? 1781.5 पर मंथ है वो खुद के पॉकेट से पे करेगा। कौन? एम्प्लॉयर। और बाकी वाला टैक्स है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा। अब एक चीज समझना, इधर देखना, मैं जो समझाने जा रहा हूं उस पे आना। इधर देखो, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, ये 21,378 जो टैक्स है ये एम्प्लॉयर भर रहा है, किसका? एम्प्लॉय का टैक्स। ये है टैक्स किसका? एम्प्लॉय का, क्योंकि एम्प्लॉय का 96,200 टैक्स था। तो ये आपका टैक्स है वो एम्प्लॉयर भर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी तो एक परक्यूजिट होना चाहिए ना। एक बात बताओ, जो एम्प्लॉय का टैक्स है, अल्टीमेटली टैक्स तो एम्प्लॉय का है ना, और भर कौन रहा है? एम्प्लॉयर भर रहा है। तो एम्प्लॉयर जब आपका टैक्स भर रहा है तो एम्प्लॉय के लिए ये भी तो एक परक्यूजिट होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय को फायदा हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर भर रहा है।
तो जब एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर भर रहा है तो ये भी तो एम्प्लॉय को एक फायदा हो गया ना, यहां पे भी तो एम्प्लॉय को एक फायदा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये 21,378 है जो एम्प्लॉय का टैक्स था, जो एम्प्लॉयर ने भरा, ये भी तो एम्प्लॉय को फायदा हुआ। तो क्या ये 21,378 हम वापस से इसमें ऐड करेंगे और वापस से टैक्स निकालेंगे, और टैक्स निकालने के बाद बाकी वाला टैक्स है वो अभी टैक्स बढ़ जाएगा और वो एम्प्लॉय भरेगा? इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये 21,378 जो है, ये 21,378 है, ये बेसिकली एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो मैं बोलूं इट इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में ये एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1010 CC करके एक सेक्शन होती है, और 1010 CC सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपका नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे कोई टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने भरा है, आपका नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे कोई टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने भरा है, तो उस केस में वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स जो भी एम्प्लॉयर ने भरा दैट इज एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्स वापस से टैक्सेबल नहीं होगा करके, ठीक है। तो ये बेटा एग्जेम्प्ट हो जाएगा किसके हाथ में? एम्प्लॉय के हाथ में ये एग्जेम्प्ट है। अब एक और चीज समझना, एम्प्लॉयर जो है पीएनडल के डेबिट में जब पीजीबीपी की बात करते हैं हम, तो पीजीबीपी में जो सैलरी 7 लाख देगा वो पीएनडल के डेबिट में डिडक्शन लेगा? आंसर इज यस। ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का खर्चा पीएनडल के डेबिट में डिडक्शन लेगा? आंसर इज यस। लेकिन बेटा ये 21,378 है, क्या ये पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हैं? आंसर इज नो। ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा ड्यू टू सेक्शन 40। एक सेक्शन होता है 40, और 40 में ये बोला हुआ है कि कुछ खर्चे डिसअलाउड होते हैं। उसमें आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया, उसका टीडीएस नहीं काटा तो 100% खर्चा डिसअलाउड होता है। रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो 30% डिसअलाउड होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अगर मान लो फीस दिया, रॉयल्टी दिया, प्रिविलेज फीस दिया, वो डिसअलाउड होता है। तो वहीं पे एक क्लॉज होता है, सब क्लॉज नंबर 5 करके होता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का जो टैक्स है ये एम्प्लॉयर ने पे किया, इट इज नॉट अलाउड टू एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होगा, ये एम्प्लॉयर को पीजीबीपी हेड में अलाउ नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे लिख लेता हूं करके, ठीक है। इसको मैं कौन से कलर से लूं? ब्लू कलर से लिख लेता हूं करके, ठीक है। तो मैं ब्लू कलर से यहां लिख लेता हूं कि इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर पीजीबीपी ड्यू टू सेक्शन 40। सेक्शन 40 की वजह से ये तुम्हारे पीजीबीपी हेड में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस क्यों डिडक्शन नहीं दे रही है? क्योंकि एक बात बताओ, जो 21,378 जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे कर रहा है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय को टैक्स लग नहीं रहा है, एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो जब एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो एम्प्लॉयर को इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस एम्प्लॉयर उसको पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकता। जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर उसको पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकता। एम्प्लॉयर जो है वो उसको पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया उसको एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूं। देखो, बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स खुद की जेब से भरता है। एम्प्लॉयर बोलता है कि चल तेरे नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट जो है, जो फैसिलिटी मैंने तुझे दी है, कार फैसिलिटी, बाइक फैसिलिटी एंड ऑल, उस पे जो तेरा टैक्स बनता है प्रोपोर्शनेटली वो मैं मेरी जेब से भर दूंगा। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि मैं मेरी जेब से टैक्स भर दूंगा। तो एम्प्लॉयर ने बोला कोई बात नहीं, एम्प्लॉयर ने वो टैक्स भरा। क्या एम्प्लॉई के हाथ में वो टैक्स अमाउंट टैक्सेबल होगा? नहीं, वो टैक्स का अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है ड्यू टू सेक्शन 1010 CC। और वही वाला जब टैक्स का अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो एम्प्लॉयर उसको खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकता। एम्प्लॉयर उसके खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकता। मींस एम्प्लॉयर उसको पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकता ड्यू टू सेक्शन 40 की वजह से। जो पीजीबीपी में एक सेक्शन होती है 40, और उस सेक्शन की वजह से एम्प्लॉयर उसको पीजीबीपी में पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। लिखो नोट नंबर 4, जो आप एडिशनल पॉइंट में लिख रहे हो, नोट नंबर 4 लिखो नोट नंबर 4। इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट of employee, if tax on non-monetary perquisite of employee
if tax on non-monetary perquisite of employee is paid by employer, is paid by employer, is paid by employer, is paid by employer, then paid by employer, then such tax, आपने क्या लिखा, if tax on non-monetary perquisite is paid by employer of employee, then such tax is not allowed as deduction to employer, then such tax is not allowed as deduction to employer, then such tax is not allowed as deduction to employer under the head PGBP, under the head PGBP, under the head PGBP, under the head PGBP, and such tax is not taxable in hands of employee, and such tax is not taxable in hands of employee, is not taxable in hands of employee, in hands of employee, and such tax is not taxable in hands of employee due to section 1010 cc, due to section 1010 cc, 1010 cc, 1010 cc. डन, 1010 cc डन, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए तो इसको कॉपी कर दो, ये जो है ना एज इट इज, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पेड बाय एम्प्लॉयर, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट 2 लाख है, उस पर टैक्स आया इतना, ये एम्प्लॉयर ने पे किया। टैक्स 1781 पर मंथ पेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम ओन पॉकेट, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी एंड इट इज नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो, ठीक है। चलो इसको एज इट इज आप कॉपी कर दो, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं। Done people?
चलो डन हो गया हो तो एक बार डन बोलो फटाफट, डन बोलो डन बोलो डन बोलो। ये कॉपी करके डन हो गया हो तो डन बोल देना, ठीक है। चलो डन। अब एक काम करो, यहां पे आपका 192 जो सैलरी वाला चीज है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। तो 192 जो सैलरी का टीडीएस था वो यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब एक काम करो, आप हेडिंग दो 192A करके, और अब आप यहां पे हेडिंग दोगे 192A। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, हेडिंग दो 192A। सेक्शन आपका दूसरी सेक्शन 192A। सर कितने दिन लगेंगे टीडीएस में? अप्रॉक्स 3 डेज, अप्रॉक्स 3 डेज है वो आपको टीडीएस में लगने वाले हैं करके, ठीक है। तो 192A हेडिंग दो, दैट इज द accumulated balance of provident fund means EPF, accumulated balance of employee provident fund, आप लिख सकते हो employee provident fund, that is the EPF, accumulated balance of employee provident fund। अब एक चीज समझना सर, वही वाली 4 चीजें जो अपन ने उसमें भी लिखी थी। क्वेश्चन ही आता है कि सर पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या रहेगी और एडिशनल पॉइंट कौन से है। तो समझने की कोशिश करना। इधर देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां से कॉपी मार देता हूं। तो भैया पेयर लिख ही लेता हूं सर, इतने में क्या कॉपी मारोगे सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला, ठीक है। चलो तो सबसे पहली चीज ये कि सर पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए। तो पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, रेट क्या है सर, और एडिशनल पॉइंट क्या है, एडिशनल पॉइंट्स है वो क्या है। तो देखो बेटा 4 पॉइंट, सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, और बेटा आपका एडिशनल पॉइंट क्या है। ये कब टीडीएस कटता है? जब आपका ईपीएफ का पेमेंट आपको मिलता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। याद करो सैलरी टॉपिक, उसमें मैंने बताया था आरपीएफ से जो आपको पेमेंट मिलता है और 5 साल का सर्विस हो गया तो आरपीएफ का पेमेंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर 5 साल का सर्विस नहीं हुआ, 5 साल का सर्विस है वो अगर नहीं हुआ तो आरपीएफ का पेमेंट टैक्सेबल होता है। उसके बाद में अगर मैं बोलूं जो यूआरपीएफ होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसका तो पेमेंट जब भी मिलता है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको जब भी मिलेगा तब आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, तो उसमें टीडीएस कटेगा। तो सबसे पहले पेयर कौन होना चाहिए, तो मैं पेयर में यहां पे लिख रहा हूं एनी पर्सन, मीन्स कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन पे करेगा तो यहां पे टीडीएस है, वो टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन अगर पेमेंट करता है तो यहां पे टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा करके, ठीक है। तो यहां पे आपको जो टीडीएस काटना पड़ेगा, कोई भी पर्सन है वो पे करता है। अब लेकिन किसको पे करते हैं, तो मैं बताऊं यहां पे एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉय था उसको अगर आरपीएफ का पेमेंट मिलता है या फिर यूआरपीएफ का पेमेंट मिलता है और अगर वो टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा। रेट क्या है, 10%। रेट इसमें 10% है। जो रेट है वो रेट 10%। लास्ट वाली सेक्शन में क्या थी, स्लैब रेट से रेट थी, बट बेटा यहां पे तुम्हारी रेट क्या है, दैट रेट इज 10%। अब एक और चीज समझना, यहां पे एडिशनल पॉइंट क्या है। तो मैं बताऊं एडिशनल पॉइंट में पहला एडिशनल पॉइंट लिखना, टीडीएस इज एप्लीकेबल only if amount is taxable in hands of employee लिखो, आपने क्या लिखा, TDS is applicable only if the amount is taxable in hands of employee, and दूसरा पॉइंट लिखो, no TDS if amount is less than 50,000। अगर आपका 50,000 से कम अमाउंट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो देखो बेटा आपने क्या लिखा, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ देखो
सबसे पहले ईपीएफ का पेमेंट 192A इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, दैट इज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पेयर कौन होना चाहिए? कोई भी पर्सन, बेसिकली ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी जो प्रोविडेंट फंड बनता है उसके ट्रस्टी रहते हैं, तो वो ट्रस्टी जो होते हैं वो पेमेंट करते हैं। प्रोविडेंट फंड से आपको पेमेंट मिल रहा है। पेई कौन होना चाहिए? किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय का। टीडीएस का रेट क्या रहेगा? 10%। और जैसा मैंने आपको उस सेक्शन में बताया था कि पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, तो सैलरी में एज वेल एज इस सेक्शन में सिर्फ पेमेंट होगा, पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना। एडिशनल पॉइंट क्या है कि टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के हाथ में वो अमाउंट एग्जेम्प्ट है, अगर एम्प्लॉय के हाथ में वो अमाउंट एग्जेम्प्ट है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटता। अगर टैक्सेबल है तो ही टीडीएस कटेगा। जैसे एसपीएफ का अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी चीज, जैसे आरपीएफ में 5 साल का सर्विस हो गया और अमाउंट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान लो अमाउंट टैक्सेबल है तो उस केस में टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, यहां लिखा है नो टीडीएस इफ द अमाउंट इज लेस देन 50,000। अगर मान लो अमाउंट टैक्सेबल है बट अमाउंट लेस देन 50,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा। मींस 50,000 या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये एग्जैक्ट 50,000 है, क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा। अगर एग्जैक्ट 50,000 है तो भी टीडीएस कटेगा, एग्जैक्ट 50,000 है तो भी टीडीएस कटेगा, लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो पूरे साल में मिला के जब आपको पैसा मिल रहा है ईपीएफ से, अगर वो टैक्सेबल है, पहली चीज तो टैक्सेबल है तो टीडीएस कटेगा, और दूसरी चीज वो 50,000 या उससे ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक चीज समझना, यहां पर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो समझने की कोशिश करना। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सेक्शन पढ़ी थी और वो सेक्शन कौन सी थी? 206AA। और उसमें मैंने ये बताया था कि जो पेई अपना पैन नंबर या आधार नंबर नहीं देता, पेई जो है वो अपना पैन नंबर या आधार नंबर नहीं देता, तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटता है? कि जो भी रेट दे रखी है वो, या फिर आपका 20%। मींस वहां 20% था। अब एक चीज समझना, इस सेक्शन के लिए कुछ अलग है। और ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर पेई ने, मींस एम्प्लॉय ने अपना पैन नंबर फर्निश नहीं किया, पैन नंबर नहीं दिया, तो एम्प्लॉय का टीडीएस है वो 20% से नहीं, एमएमआर से कटेगा। किससे कटेगा? एमएमआर से। अब आप मुझे बोलोगे ये एमएमआर क्या होता है? एमएमआर का मतलब होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज कॉल्ड एमएमआर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट किसको बोलते हैं? तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट मींस जो तुम्हारा इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट रेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और हाईएस्ट रेट क्या होता है? तो मुझे बताओ, इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट रेट 30% होता है, प्लस हाईएस्ट सरचार्ज कितना परसेंट होता है? 37% होता है। तो 37% सरचार्ज। और एक बात बताओ, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना होता है? 4% होता है। तो इनकी सबकी टोटल करो, देखो कितना रेट आता है। तो मैं बताऊं, यहां पे आपका जो रेट आएगा वो रेट आएगा 30% प्लस 37% प्लस आपका देखो 30% प्लस 37% और प्लस आपका 4%, तो इट्स कम्स टू द 42.744%। इस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। इस सेक्शन में ऐसा है कि अगर एम्प्लॉय ने अपना पैन या आधार नंबर फर्निश नहीं किया तो उसका जो टीडीएस कटेगा वो टीडीएस कटेगा 42.744% से। कितने, कौन सी रेट से? 42.744% से। तो जहां पे आपने 10% लिखा ना, उसके पास में आप लिखो, जैसा मैं लिखवाता हूं ब्रैकेट में लिखो, इफ एम्प्लॉय not furnish pen/Aadhaar, if employee not furnish pen/Aadhaar, then TDS deductible at the rate MMR, और MMR का फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्या लिखोगे? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और वहीं पे आप ब्रैकेट में लिख लो 42.744%। 42.744%। और ये 42.744% कैसे आया? 30% प्लस 37% प्लस 4%। 30% प्लस 37% प्लस 4% है, उस रेट से टीडीएस है वो कटेगा। डन। चलो, सो दिस इज द सेक्शन आपका 192A। ये तुम्हारा सेक्शन जो है वो तुम्हारा 192A है, वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है करके। ठीक है, चलो।
ठीक है, चलो अभी अपन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के साथ में। ठीक है, तो चलो नाउ यू हैव द ब्रेक ऑफ द 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट्स का, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में। तो अभी तक आज अपन ने ब्रेक से पहले क्या क्या पढ़ा, एक तो टीडीएस का बेसिक पढ़ा कि टीडीएस में क्या क्या चीजों को आपका ध्यान रखना है, और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि टीडीएस में भैया जो टीडीएस है वो टीडीएस में कौन कौन सी जगह पे टीडीएस कटता है, दो सेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो 192 दैट इज टीडीएस ऑन सैलरी, और तुम्हारा दूसरा 192A दैट इज टीडीएस ऑन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है उस पे टीडीएस कटेगा अगर 50,000 या उससे ज्यादा है तो, और 10% की रेट से टीडीएस कटेगा, और सैलरी में टीडीएस कटता था आपका स्लैब रेट से। ठीक है, चलो सो ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल।